हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट देखिए, आज हम जिन विषय पे चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियां। अब देखिए, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियों के विषय में बात करें, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके आगामी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, संभावित क्वेश्चन, जैसा हमने ऑडिटिंग में आपको वीडियो बना के लेक्चर के माध्यम से सपोर्ट कर दिया था, चूंकि वो पेपर हम पढ़ा भी रहे थे आप लोगों को, और इस वजह से हमने आपको पूरा हिंट देने का प्रयास किया। और संयोगवश क्वेश्चन भी आए हैं कुछ आपके पेपर्स में, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो वैसे एक बार पुनः प्रयास कर रहे हैं आपकी हेल्प करने की। तो यहाँ पे जो भी हमें लगता है हमारे अकॉर्डिंग कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज हम उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए, आपको पहले स्पष्ट कर दें कि जो भी तैयारी करनी है आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी होती है। आपको सिलेबस अपने मेज पे जहाँ पे पढ़ाई करते हैं उसके सामने रख लेना है, जिस भी पेपर को आप प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है टोटल वो 6 यूनिट में डिवाइड है। 5 नंबर तक आपको दिख रहा होगा, 6 हम बता देंगे। 6 आपका आरबीआई के बारे में है, तो आरबीआई से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम आपको कंफर्म कर देंगे। तो फिलहाल आते हैं अपने फर्स्ट यूनिट पे और जानते हैं कि फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है। फर्स्ट यूनिट का नाम है मनी, मुद्रा। तो देखिए, मुद्रा से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी, मुद्रा किसे कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। तो मनी के फंक्शंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कार्य के बारे में। एविल्स ऑफ मनी, मुद्रा की बुराइयों के बारे में, या लिमिटेशन ऑफ मनी कह लें, इसी को लिमिटेशन भी बोलते हैं कि मुद्रा की क्या क्या बुराइयां हैं। इसके साथ साथ मनी से संबंधित जो टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है वो है आपका मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे M1, M2, M3, M4 का कॉन्सेप्ट हमने बताया होगा अगर हमने पढ़ाया है। चूँकि जौनपुर में तो हमने पढ़ाया है निश्चित रूप से, लेकिन बदलापुर में हम नहीं पढ़ा पाए हैं किसी कारणवश। तो देखिए, मनी सप्लाई और इसके डिटर्मिनेंट्स, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। साथ में एक आपका होता है हाई पावर्ड मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उच्च शक्ति मुद्रा, तो हाई पावर्ड मनी क्या होता है, जैसे हाई पावर्ड मनी की बात करें तो इज इक्वल टू होता है आपका कैश प्लस रिजर्व प्लस अदर रिजर्व्स या अदर डिपॉजिट्स। तो देखिए, आपकी हाई पावर्ड मनी क्या होता है, किसे कहते हैं, विथ इक्वेशन, इसका एक समीकरण होता है, उसको भी आपको पढ़ना है, उसको भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो लिखना है। इसके साथ साथ बात करें अगर हम, तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, मनी के महत्व क्या होते हैं, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, मुद्रा क्या होता है, इसके कार्य बताइए। मुद्रा की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, मुद्रा की बुराइयां पूछी जा सकती हैं, मुद्रा की अच्छाइयां या इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है। और एक है मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति किसे कहते हैं, इसके डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो M1, M2, M3, M4, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये तो रहा आपका यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट आपका तैयार हो गया। अब देखिए, यूनिट 2 की बात करें, यूनिट सेकेंड नंबर पे क्या है, आपकी यूनिट सेकेंड का नाम है फाइनेंस। और देखिए, फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से काफ़ी मान के चलिए कि 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से पूछा जाएगा सेकेंड यूनिट से। और एक क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, पहला तो जैसे हमने बताया कि हर एक यूनिट नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे फाइनेंस क्या होता है, वित्त किसे कहते हैं, फाइनेंस के बारे में। और वित्त से क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वित्त का महत्व क्या होता है। और वित्त के महत्व के बारे में हमने कई बार आपको बताया है, कई बार वर्णन किया है आपके समझ। जैसे हमने बताया था कि वित्त के बारे में बात करें तो किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का लाइफ ब्लड होता है। बिना फाइनेंस के कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो फाइनेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में, फाइनेंस के रोल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्त की क्या भूमिका होती है हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है काइंड ऑफ फाइनेंस, आपके वित्त के प्रकार के बारे में। तो देखिए वित्त के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है फॉरेन। तो डोमेस्टिक में क्या आता है, जैसे आपके बिजनेस से संबंधित जो फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस की बात करें, पब्लिक फाइनेंस, सरकार जो पैसे कहीं ना कहीं कवर करती है, पैसे जो खर्च करती है, जो उसकी इनकम होती है, वो पब्लिक फाइनेंस होता है। पब्लिक फाइनेंस के साथ साथ एग्रीकल्चरल फाइनेंस की बात करें, आपके आपके बिजनेस इंस्टीट्यूशन के साथ साथ बैंकिंग की बात करें, तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके डोमेस्टिक रहते हैं। और फॉरेन की बात करें तो ऐसे फॉरेन में क्या हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, और जो विदेशी सरकार से हमें सहायता प्राप्त होती है फाइनेंस के रूप में, जैसे जापान ने कुछ पैसे दिए थे हमें बुलेट ट्रेन के लिए, जो प्रोजेक्ट है आपके प्राइम मिनिस्टर जी का। तो ऐसे तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलते हैं वित्त के रूप में, वो हमारे लिए क्या होते हैं, फॉरेन फाइनेंस होते हैं। तो फाइनेंस में जब आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होता है फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। देखिए आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय प्रणाली किसे कहते हैं, क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो आपका इसमें आता है फाइनेंशियल मार्केट, आपका आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, और साथ ही साथ आपका आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी आता है, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट आपका आपसे पूछा जा सकता है कि वित्तीय बाजार किसे कहते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होता है मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। तो यहाँ पे बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि मनी मार्केट क्या होता है, मुद्रा बाजार। तो देखिए मुद्रा बाजार की मीनिंग क्या है, जब अल्प समय काल के लिए हम मुद्रा का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे हम मुद्रा बाजार कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मुद्रा बाजार। और कैपिटल मार्केट इसका जस्ट अपोजिट होता है, पूंजी बाजार। तो आपसे पूछा जा सकता है पूंजी बाजार के बारे में, तो कैपिटल मार्केट के बारे में बात करें तो पूंजी बाजार से आशय एक ऐसे बाजार से है जहां पे दीर्घ समय काल के लिए क्या होता है, मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। आप कहेंगे सर मुद्रा का क्रय विक्रय, ये मुद्रा का क्रय विक्रय कैसे होता है, तो देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होता है। कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हम आपको एग्जांपल बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मनी मार्केट के बारे में बात करें तो मनी मार्केट का होता है ट्रेजरी बिल, सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। कॉल्स मनी, आपने पढ़ा होगा कॉल्स मनी के बारे में। कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर भी आपके मनी मार्केट का ही हिस्सा है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के। तो सरकार को अगर पैसे चाहिए होता है तो ट्रेजरी बिल आरबीआई के माध्यम से इशू कराती है, तो किसका है पार्ट आपकी, आपसे डायरेक्ट ट्रेजरी बिल के बारे में भी पूछा जा सकता है। कॉल मनी के बारे में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉमर्शियल पेपर के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरी तरफ हम बात करें कैपिटल मार्केट की, इसका एग्जाम्पल होता है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज। तो ये सब कैपिटल मार्केट के हिस्से हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, मनी मार्केट के बारे में पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बात करें तो आपके ढेर सारे बैंक आ जाते हैं, ठीक है। इसका एक अलग यूनिट भी बना दिया गया है आपके लिए, तो उसको हम नेक्स्ट यूनिट में कवर कर लेंगे, 3rd यूनिट में। और फाइनेंशियल अगर हम इंटरमीडिएटरीज की बात करें तो यही जो बैंक होते हैं यही आपके फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जैसे आपका कॉमर्शियल बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है। और आपकी कॉमर्शियल हो गया, डेवलपमेंट हो गया, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है और अदर फॉरेन बैंक्स हैं। ये सब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं, मध्यस्थ होते हैं वित्तीय प्रणाली। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जैसे अभी भी हमने चर्चाएं की, ट्रेजरी बिल है, कॉल्स मनी है, कॉमर्शियल पेपर है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपकी प्रॉमिसरी नोट है, आपका चेक है। चेक से देखिए क्वेश्चन बनता है कि चेक से आप क्या समझते हैं, चेक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ चेक एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो चाहे आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, ट्रेजरी बिल, कॉल्स मनी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स,
इन सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है। और यहाँ से और कोई क्वेश्चन बेसिकली पूछा नहीं जाता आपसे, तो ये आपके हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट जो है आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम। थर्ड यूनिट के बारे में बात करें तो क्या है आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम। देखिए कैमरा स्टैंड जो है वो लगा रहता है, इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली कैसी है, जैसे आपको भारतीय बैंकिंग अधिनियम की बात करें तो 1949 में आया था, उसके द्वारा कुछ बैंक्स के बारे में बताया गया, बैंक से संबंधित रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया। तो देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि बैंक क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। और बैंक की मीनिंग या डिफिनेशंस के बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है वो है टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में, जैसे कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, इन सब विषयों में। देखिए चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, इसके प्रमुख कार्य बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक्स, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख कार्य बताइए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, संरचना के बारे में बताइए। हमने आपको बताया भी था कि अगर हम आरआरबी के स्ट्रक्चर की बात करें, पहले तो आरआरबी की स्थापना के विषय में बात कर ले तो 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से होता है आपका। इसमें हिस्सेदारी होती है, पहला तो सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट की होती है और लास्ट में स्पॉन्सर एक बैंक होता है जो बैंक इसको सपोर्ट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है कि 50% होता है, 35% आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है और अदर स्पॉन्सर जो बैंक होता है, जैसे आपने देखा होगा कि लिखा रहता है काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, तो वहाँ पे कुछ यूनियन बैंक का लोगो लगा होता है। जब लोगो यूनियन बैंक का हो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उसका स्पॉन्सर बैंक यूनियन बैंक है। कहीं पे लगा होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वहाँ पे लोगो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का या बड़ौदा ग्रामीण बैंक लिखा होगा, तो इसका मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का वहाँ पे स्पॉन्सरशिप है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, राज्य सरकार की बात करें तो 35%, और लास्ट में अगर हम बात करें स्पॉन्सर बैंक का तो 15%। ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है और किस क्षेत्र में काम करता है, और साथ ही साथ इसके कार्य के विषय में। और आगे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन है कि विकास बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में फिलहाल इसके लिए भी एक अलग यूनिट बनाई गई है। फिलहाल अगर हम यूनिट थर्ड पे बेसिकली कंसीडर करें तो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कॉमर्शियल बैंक से पूछा जाएगा, उसके मेन कार्य के बारे में, और रीजनल रूरल बैंक, और एक और बैंक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक किसे कहते हैं, क्या क्या होता है। और सहकारी बैंक है एपेक्स बैंक की बात करें तो एक वर्ड होता है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड के बारे में आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है कि नाबार्ड क्या होता है। नाबार्ड की स्थापना के बारे में बात करें तो 12 जुलाई 1985 में हुई थी, 12 जुलाई 1982 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा। नाबार्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नाबार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आप यूनिट थर्ड में कंफर्म हो गए होंगे। यूनिट थर्ड में पहले नंबर पे कॉमर्शियल बैंक टारगेट करना है, क्या होता है, किसके कार्य क्या हैं, और उसके दूसरे नंबर पे आरआरबी को टारगेट करना है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में, और थर्ड कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। ये 3 बैंक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो 4 यूनिट है आपका, उस यूनिट का नाम है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो बात करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे लोन लेने के बारे में बातचीत होगी। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है साख निर्माण, कर्ज लेना, लोन लेना। तो देखिए प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की अगर हम बात करें तो कैसे क्रेडिट क्रिएशन का काम होता है, कैसे साख निर्माण का कार्य किया जाता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे।
ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का काम कैसे होता है। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जाता है कि कैसे हम साख निर्माण को नियंत्रित कर सकते हैं, या साख निर्माण के नियंत्रण के उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनना था यहाँ का कि साख निर्माण क्या होता है, और क्रेडिट क्रिएशन के बारे में, साख निर्माण की प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसके नियंत्रित करने के पीछे, क्रेडिट क्रिएशन को नियंत्रित करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है। तो ये कुछ आपके टॉपिक है। यूनिट नंबर 5 की बात करें अगर हम, तो 5 यूनिट का नाम है डेवलपमेंट बैंक्स एंड अदर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये आपका है यूनिट नंबर 5 की बात करें अगर हम, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सरका देते हैं, और यूनिट नंबर 5 के बारे में बात करें तो यूनिट नंबर 5 का नाम है आपके डेवलपमेंट बैंक इसका मतलब होता है विकास बैंक। विकास बैंक क्या होता है, इसकी भूमिका के बारे में पूछा जा सकता है, उसके कार्य। एंड इस यूनिट में एक होता है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में जैसे आपका LIC आ जाता है, जनरल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जीवन बीमा के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, और फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वो डेवलपमेंट बैंक के बारे में कि विकास बैंक क्या होता है। ठीक है, इसके कार्य बताइए। ठीक है, विकास बैंक के उद्देश्य बताइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भी बैंक विकास के उद्देश्य से कार्य करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विकास बैंक बोलते हैं। तो विकास बैंक की विशेषताओं के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में उसको अच्छे से पढ़िएगा यूनिट नंबर 5 में। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक, इसको आप बहुत टारगेट मत करिएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, तो आप उसकी मीनिंग लिखेंगे, जो बैंक संबंधी कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, वो आपकी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि इंश्योरेंस की कंपनी है, ये वित्त से संबंधित है, लेकिन बैंक से संबंधित, बैंकिंग संबंधी कार्य नहीं करती, बल्कि कौन सा काम करती है, इंश्योरेंस का काम करती है। UTI के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, ये सारी चीज़ें गैर बैंकिंग में आ जाती है। ठीक है, और आगे जो सबसे लास्ट यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 6। ठीक है, अगर हम यूनिट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं तो यह आपका RBI से संबंधित। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे RBI के बारे में बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो कब स्थापना हुई थी, किसने किया था, किस कमीशन की, से हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा 1926 में इसका प्रस्ताव रखा गया था, और उस पर काफ़ी चर्चा परिचर्चा हुई, और फाइनली 1934 में RBI का जो अधिनियम, रिजर्व बैंक अधिनियम, वो पास हुआ, और 1935 में जाके इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस दौरान इसका जो हेड ऑफिस था वो कोलकाता था, कलकत्ता से उसकी हेड ऑफिस शिफ्ट हुई कहाँ पे इस समय है, मुंबई में। कब शिफ्ट हुई, ये देखिए, इसका हम सारी स्टोरी आपको बता रहे हैं। 1937 में। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और फाइनली RBI, आप जानते हैं कि बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा था केंद्रीय बैंक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए RBI से क्या क्या, इस यूनिट नंबर 6 से क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका, इसको देख लेते हैं। अगर हम RBI के बारे में बात करें तो RBI से जो क्वेश्चन बनता है, RBI के फंक्शन के बारे में, RBI के कार्य के बारे में, या RBI का कार्य क्या होता है, प्रमुख कार्य बताइए। और साथ ही साथ आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में।
जिसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में, अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से हमने पढ़ाया होगा कि मौद्रिक नीति क्या होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? आरबीआई बनाती। क्यों बनाती है? मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए। देखिए, अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्रॉब्लम, बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी। अगर मनी सप्लाई घट जाती है तो क्या होगा? डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्लेशन को, जो मुद्रा स्फीति होती है उसका जस्ट अपोजिट होता है, मुद्रा संकुचन बोलते हैं। ठीक है। तो डिफ्लेशन की स्थिति आती है। तो ना तो महंगाई अच्छी है आपके देश के लिए, ना तो मुद्रा संकुचन अच्छा है। तो दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए, ताकि किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, तो आरबीआई क्या करती है? एक नीति बना दी जिसे हम कहते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रह सके, आर्थिक स्थिरता को मेंटेन किया जा सके। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जैसे क्वालिटेटिव कंट्रोल होता है, इनका क्वांटिटेटिव कंट्रोल होता है। यहाँ पे कुछ टर्म हैं जो बेसिकली आपसे पूछे, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मौद्रिक नीति की विशेषताएं बताइए। फीचर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि रेपो रेट क्या होता है। 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेपो रेट के बारे में बात करें, दूसरा क्वेश्चन होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट हिंदी में भी बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट इसको हिंदी में भी बोलते हैं, सॉरी हाँ, अंग्रेजी हिंदी दोनों सेम। अब देखिए, रेपो रेट के बारे में बात करें, रेपो रेट क्या होता है इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सबसे लास्ट छोर पे पब्लिक खड़ी रहती है, और बीच में एक इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता निभाता है जिसे हम कहते हैं बैंक। और कौन सा बैंक होता है? कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। आपके आसपास जितने बैंक दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपका देना बैंक हो, विजया बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो, यूनियन बैंक हो, एसबीआई हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सिंडिकेट बैंक हो, सभी क्या है? कॉमर्शियल बैंक। तो देखिए, होता क्या है कि जब कभी कभी कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं होते तो वो पब्लिक से पैसे तो मांग नहीं सकती जबरदस्ती कि नहीं हमें पैसे दो, हमारे यहाँ पैसे जमा करो, तो जाती है आरबीआई के पास और रिक्वेस्ट करती है। और रिक्वेस्ट जब आरबीआई से करती है तो आरबीआई कुछ पैसे कॉमर्शियल बैंक को देती है, लेकिन जो पैसे कॉमर्शियल बैंक को देती है उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करती है। जो ब्याज दर है इसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। आरबीआई जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। कभी कभी आरबीआई के पास भी पैसे नहीं होते। अगर आरबीआई के पास पैसे नहीं है, आरबीआई को पैसे चाहिए, तो कहाँ आती है? कॉमर्शियल बैंक के पास। जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे देता है, कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई को पैसे दे रहा है तो जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। देखिए, इसमें भी 3 कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, अगर मुख्यतः बात करें तो रेपो रेट में जैसे MSF मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज, जो 24 घंटे के लिए ऋण लेता है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से, और एक होता है आपका MSF के बाद रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है? 1 से 90 दिन के लिए जब ऋण लेता है तो उसे रेपो रेट बोलते हैं। एक होता है बैंक रेट। देखिए, चूंकि इसलिए हम इसको डेप्थ में बता रहे हैं चूंकि यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से। तो बैंक रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि 90 से 364 दिन के लिए अगर लोन ले रहा है कौन? कॉमर्शियल बैंक। किससे? आरबीआई से। तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज है बोलते हैं बैंक रेट, इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट। अब इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कैश रिजर्व रेशियो, नगद आपकी नगद तरलता अनुपात, सॉरी CRR जानते रहिएगा। CRR का मतलब क्या होता है इसको जानते हैं? NDTL। NDTL का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि
किसी भी बैंक में पूरे 24 आवर के अंदर जो भी कामकाज हुआ है, अगर एक दिन में जो भी काम हुआ है उसके टोटल पैसे का जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई अपने पास रख लेती है, उसी को हम बोलते हैं सीआरआर। और आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार कुछ परसेंट हिस्सा बैंक इस्तेमाल नहीं कर सकती। 22% 21% होता है एसएलआर होता है, जिसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर सही मायने में देखें तो सीआरआर भी पढ़ लीजिएगा, एसएलआर पढ़ लीजिएगा। चूँकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं तो हम इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं बता सकते, बस इतना जानते रहिए कि सीआरआर आरबीआई के यहाँ मेंटेन होता है, आरबीआई के पास जाता है पैसे जिसका यूज़ आरबीआई करती है। और आरबीआई गाइडलाइंस कुछ देती है अपने वाणिज्यिक बैंकों को, कॉमर्शियल बैंक को, कि आपको 21% पैसे खर्च नहीं करने, इसको रोक के रखना है। किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं आप, लेकिन रखना है आपको पैसे। इससे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है आपके, ठीक। तो आरबीआई के भी सेक्शन आप अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, ठीक है, और आप बेहतर ढंग से एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि आपके लिए लास्ट ईयर है और अंतिम क्षण है। आप जितने भी ज़्यादा परसेंट के साथ ग्रेजुएट हो जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके तभी आएंगे जब आप जो भी क्वेश्चंस हमने बताया है और क्लास में जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करके जाएंगे। और जो क्वेश्चन हमने बताया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर करके ही एग्ज़ाम में हॉल में जाइएगा, ताकि आपको पेपर सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। देखिए, आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक या जैसे मनी एंड फाइनेंशियल संबंधित कोई आपकी विशेष टॉपिक है जो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, आप कितना भी पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप सजेस्ट कर दीजिएगा, वीडियो के कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए वीडियो तैयार कर दिया। क्योंकि एग्ज़ाम आपका ज़्यादा दूर है नहीं, आपको शायद आपका एग्ज़ाम 17 को है, तो आज तो 15 हो ही गया है, कल का समय है आप लोगों के पास, और 17 को आपको पेपर देना है। तो बहुत ज़्यादा नया पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी आप पढ़े हैं उसको बेहतर ढंग से तैयार करिए। जो क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं इसको बार बार पढ़िएगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।